गुड इवनिंग एवरीबॉडी। हम लोग साइकोलॉजी पढ़ रहे थे और साइकोलॉजी में हम लोग अधिगम लर्निंग चैप्टर को हम लोग डिस्कस कर रहे थे और इसमें हम लोगों ने अभी तक अधिगम का अर्थ क्या है, अधिगम की परिभाषा क्या है, इस बारे में डिस्कशन किया। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के द्वारा अधिगम की जो डेफिनेशंस दी गई हैं, अधिगम की जो परिभाषाएं दी गई हैं, उनके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया। इसके बाद हम लोगों ने अधिगम के पक्षों को जाना। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अधिगम की विशेषताएं। मेरे प्यारे दोस्तों, आज का जो आप लोगों का जो साइकोलॉजी का सेशन है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है और आज के साइकोलॉजी के सेशन में, मनोविज्ञान के इस सेशन के अंदर हम लोग अधिगम की विशेषताओं के बारे में जानेंगे। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा, अधिगम की विशेषताएं। अधिगम की विशेषताएं। अधिगम की विशेषताएं। मेरे प्यारे दोस्तों, अधिगम की विशेषताएं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग। अधिगम की विशेषताओं से बहुत सारे क्वेश्चंस सीटेट, यूपीटेट और एस्टेट में पुटअप होते हैं। तो एक एक पॉइंट आप लोग बहुत अच्छी तरह से देखिएगा। पहला पॉइंट है, पहला बिंदु, और पहला बिंदु है अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली, अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। मित्रों, अधिगम जन्म से लेकर के मृत्यु तक चलता है। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। अधिगम जन्म से लेकर के मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। अधिगम व्यवहार में होने वाला, अधिगम व्यवहार में होने वाला, अधिगम व्यवहार में होने वाला स्थायी परिवर्तन है। स्थायी परिवर्तन है। अधिगम व्यवहार में होने वाला स्थायी परिवर्तन है। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। तीसरा पॉइंट हम लोग और बात करते हैं तीसरे बिंदु की। तीसरा बिंदु है अधिगम सार्वभौमिक होता है। अधिगम सार्वभौमिक होता है। यह अधिगम सार्वभौमिक होता है। कहने का मतलब है कि अधिगम प्रत्येक स्थान पर हो सकता है। ये बिंदु भी बड़ा ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट पॉइंट की हम लोग बात करते हैं। अधिगम एक क्रियात्मक प्रक्रिया है। अधिगम एक क्रियात्मक प्रक्रिया है। अधिगम एक क्रियात्मक प्रक्रिया है। प्यारे दोस्तों, अधिगम एक क्रियात्मक प्रक्रिया है का मतलब है कि बिना क्रिया के अधिगम नहीं होता है। अधिगम के लिए क्रिया करनी पड़ती है। अधिगम के लिए क्रिया करनी पड़ती है। जब तक क्रिया नहीं करेंगे तो अधिगम होना संभव नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं अगले पॉइंट की। अधिगम सदैव उद्देश्यपूर्ण होता है।
अधिगम सदैव उद्देश्यपूर्ण होता है। अधिगम सदैव उद्देश्यपूर्ण होता है मेरे दोस्तों, बिना उद्देश्य के कभी अधिगम नहीं होता है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। इसके बाद हम बात करते हैं अगले बिंदु की। अधिगम सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों हैं। अधिगम सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों हैं। अधिगम सकारात्मक भी होता है और अधिगम नकारात्मक भी होता है। यह भी आप याद रखिएगा। आपकी मित्र मंडली जैसी होगी, आपको जिस तरीके का अधिगम होगा, अधिगम अगर सकारात्मक है, अगर अच्छी चीजें सिखाई जा रही हैं तो अधिगम सकारात्मक होगा। अगर आप दुष्ट जनों के साथ रह रहे हैं तो आपकी जो एक तरीके से हम कहेंगे कि अधिगम जो होगा वो कैसा होगा? अधिगम नकारात्मक होगा। अधिगम वातावरण की उपज है। अधिगम वातावरण की उपज है। वातावरण की उपज है। उपज है। जैसे वातावरण में रहेंगे या अधिगम की उपज उसी प्रकार की होगी। यह भी आप याद रखिएगा। अधिगम एक स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है। यह भी बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है। अधिगम एक स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं 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 है। याद रखिएगा कि अधिगम अपने आप नहीं होता है। अधिगम बाय डिफॉल्ट नहीं होता है। अधिगम करना पड़ता है। ऐसी विषय वस्तु जिसका अध्ययन बाय डिफॉल्ट हो जाता है, अपने आप हो जाता है, वो स्वाभाविक प्रक्रिया होती है। अधिगम स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है। अधिगम अस्वाभाविक प्रक्रिया है, यानी बिना क्रिया के अधिगम कभी नहीं हो सकता है। अगला कुछ पॉइंट है, अधिगम सदैव नवीन नहीं होता। अधिगम सदैव नवीन नहीं होता है। अधिगम सदैव नवीन नहीं होता है। यदि आपने किसी विषय वस्तु का अध्ययन कर लिया है और आप फिर से उस विषय वस्तु का अध्ययन कर रहे हैं तो अधिगम नया नहीं होगा आपके लिए, क्योंकि आपने उस विषय वस्तु का अध्ययन आप कर चुके हैं। और नंबर 10, अधिगम से ही सर्वांगीण विकास संभव है। अधिगम से ही सर्वांगीण विकास संभव है। अधिगम से ही सर्वांगीण विकास संभव है। मित्रों याद रखिएगा कि अधिगम के बिना व्यक्ति का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता है। यह भी बात आप याद रखिएगा। अधिगम व्यक्तिगत और सामाजिक है। यह भी आप याद रखिएगा। नंबर 11 है कि अधिगम व्यक्तिगत एवं सामाजिक है। अधिगम व्यक्तिगत एवं सामाजिक है। अधिगम व्यक्तिगत भी है और अधिगम सामाजिक भी है। यह भी आप याद रखिएगा। अधिगम अनुभवों का संगठन है। अधिगम है, अधिगम क्या है? तो अधिगम अनुभवों का संगठन है। अधिगम अनुभवों का संगठन है।
अनुभवों का संगठन है। और अगला और लास्ट बिंदु है मित्रों, अधिगम वृद्धि एवं विकास दोनों है। नेक्स्ट हमारा लास्ट बिंदु है अधिगम वृद्धि एवं विकास दोनों है। अधिगम वृद्धि एवं विकास दोनों है। अधिगम वृद्धि भी है और अधिगम विकास भी है, ये भी बात आप याद रखिएगा। और नंबर 14 अगर हम लिखना चाहें तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि अधिगम पर मित्र मंडली का प्रभाव पड़ता है। अधिगम पर अधिगम अध्यापक कौमा मित्र मंडली कौमा पारिवारिक स्थिति से प्रभावित होता है। ये मित्रों अधिगम की विशेषताएं हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग है। इसी को हम कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग इसी को हम कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग। अधिगम की विशेषताएं, तो मेरे प्यारे दोस्तों अधिगम की कौन सी विशेषताएं हैं, हमने सारी विशेषताओं के बारे में डिस्कशन किया है। अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कि अधिगम जन्म से शुरू होता है और मृत्यु तक चलता है, जब तक कि व्यक्ति का मृत्यु नहीं हो जाती है। दूसरा पॉइंट है कि अधिगम व्यवहार में होने वाला स्थायी परिवर्तन है। अधिगम व्यवहार में होने वाला स्थायी परिवर्तन होता है मेरे प्यारे दोस्तों, ये भी बात आप याद रखिएगा। यानी कि अधिगम स्थायी होता है, अधिगम अस्थायी नहीं होता है, ये पॉइंट भी आप लोगों को याद रखना है। अधिगम सार्वभौमिक प्रक्रिया है, यानी कि अधिगम प्रत्येक स्थान पर हो सकता है। ऐसा नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया में अधिगम हो रहा है, न्यूजीलैंड में नहीं होगा, न्यूजीलैंड में हो रहा है, सिंगापुर में नहीं होगा, सिंगापुर में हो रहा है और भारत में नहीं होगा। तो अधिगम सार्वभौमिक होता है, जो प्रत्येक स्थान पर हो सकता है। अधिगम एक क्रियात्मक प्रक्रिया है, यानी बिना क्रिया के अधिगम होना संभव नहीं है। अधिगम के लिए क्रिया करनी पड़ती है मेरे प्यारे दोस्तों, अधिगम के लिए क्रिया करनी पड़ती है। अगला है नंबर 5, अधिगम सदैव उद्देश्यपूर्ण होता है। तो मित्रों याद रखिएगा, अधिगम सदैव उद्देश्यपूर्ण एवं लक्ष्योन्मुखी प्रक्रिया है। अधिगम बिना उद्देश्य के नहीं होता है और बिना उद्देश्य के अधिगम कभी संभव भी नहीं है। अगला क्वेश्चन, अगला हमारा जो पॉइंट है, अधिगम सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों है। मित्रों ये भी बात बहुत ही महत्वपूर्ण है, अधिगम सकारात्मक भी होता है और अधिगम नकारात्मक भी होता है। डिपेंड करता है कि आप कैसे लोगों के साथ रह रहे हैं। अगर आप गाली देने वाले लोगों के साथ रहेंगे तो आप गालियां सीख जाएंगे, और गालियां कैसा अधिगम है? नकारात्मक अधिगम है। आप अगर अच्छे लोगों के साथ रहते हैं तो आप सत्संग सीख जाएंगे, और जब आप सत्संग सीख जाएंगे तो वो सकारात्मक अधिगम है। बिन सत्संग विवेक न होई। मित्रों आप लोग समझते हैं इस बात को। अगला है कि अधिगम वातावरण की उपज है। अधिगम वातावरण में उपजता है। अधिगम वातावरण का एक तरीके से हम कह सकते हैं कि वातावरण का उत्पाद है। अधिगम किसका उत्पाद है? वातावरण का उत्पाद है, वातावरण की उपज है। अधिगम एक स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है, यानी कि अधिगम अपने आप नहीं होता है, अधिगम बाय डिफॉल्ट नहीं होता है, अधिगम स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है, अधिगम अस्वाभाविक प्रक्रिया है। अगर आप क्रिया नहीं करेंगे तो अधिगम नहीं होगा।
मित्रों याद रखिएगा, अधिगम सदैव नवीन नहीं होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि विद्यालय में आप उसी अध्यापक के द्वारा उसी चीज को पढ़ रहे होते हैं जो चीज पहले से आपने पढ़ रखी है। तो क्या अधिगम नहीं हो रहा है? अधिगम हो रहा है। इस बात को भी आप याद रखिएगा। अधिगम से ही सर्वांगीण विकास संभव है। व्यक्ति का विकास अधिगम के बिना नहीं हो सकता है। व्यक्ति का चौमुखी विकास करने के लिए, व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करने के लिए अधिगम होना बहुत जरूरी है। अधिगम व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों होता है। अधिगम व्यक्तिगत भी होता है, अधिगम सामाजिक भी होता है, यानी कि अधिगम पर्सनल भी होता है, अधिगम सोशल भी होता है। अधिगम अनुभवों का संगठन होता है। अधिगम अनुभवों का संगठन होता है। जन्म से लेकर के मृत्यु तक व्यक्ति कितने प्रकार के अनुभवों को संगठित कर लेता है, और वो क्या है उसका, वो क्या है? वो अधिगम है मित्रों, मेरे प्यारे दोस्तों, वो अधिगम है। अधिगम वृद्धि एवं विकास दोनों हैं। आप लोगों को पता होगा अधिगम वृद्धि भी है और अधिगम विकास भी है। विकास क्या है? तो विकास भाई कैसा घोतक है? तो विकास एक बड़ा घोतक है, वृद्धि एक छोटा घोतक है। विकास और वृद्धि दोनों हैं अधिगम, याद रखिएगा। अधिगम पर अध्यापक मित्र मंडली और पारिवारिक स्थिति से प्रभावित होता है। अधिगम अध्यापक भाई कैसा अध्यापक है, मित्र मंडली कैसी है, परिवार की स्थिति कैसी है, इन सब से अधिगम प्रभावित होता है। उम्मीद करते हैं कि अधिगम की जो विशेषताएं हैं वो आप लोगों को पूर्णतः समझ में आई होंगी मेरे प्यारे दोस्तों। इसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे और हम अब बात करते हैं अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। उम्मीद करते हैं बेटा ये पॉइंट जो है वो बड़े महत्वपूर्ण है। यूपी टेट की दृष्टि से, सी टेट की दृष्टि से, सुपर टेट की दृष्टि से, रीट की दृष्टि से, DSSB की दृष्टि से, अदर स्टेट का जो टेट होता है उसकी दृष्टि से। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम आगे बढ़ें और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे और आप हेडिंग डालिए अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। अब हम बात करते हैं अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, हम इसके विषय में अब बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक हम बात करते हैं। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, इसके बाद हम लोग बात करते हैं अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ लर्निंग। फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ लर्निंग। पहला है शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर किसी विद्यार्थी का शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो वो अधिगम करने के लायक है ही नहीं। तो शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य अधिगम करने के लिए पहली बात है, पहली आवश्यकता है कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य किसी व्यक्ति का ठीक होना चाहिए। दूसरा है शारीरिक मानसिक थकान। यदि कोई व्यक्ति अधिगम करते करते शारीरिक रूप से मानसिक रूप से थक गया है तो उसको अधिगम नहीं होता है। प्यारे दोस्तों, आप लोगों ने भी देखा होगा कि एक दिन में याद करने की और पढ़ने की एक सीमा होती है। आप कितना याद कर पाओगे? अगर जो स्थितियां हैं, जो सीमाएं हैं, अगर वो धीरे धीरे से आपकी जो शारीरिक और मानसिक जो थकान है वो लगातार जो बढ़ती चली जाती है, जिस कारण से आप अधिगम नहीं कर पाते हैं, तो आप लोगों को पता होगा मानसिक सीमा होती है, शारीरिक सीमा होती है, और जब ये पूर्ण हो जाती है तो कोई व्यक्ति अधिगम करने के लायक नहीं होता है। विषय सामग्री का स्वरूप, यदि विषय सामग्री रोचक है तो व्यक्ति अधिगम बहुत अच्छी तरह से करेगा, उसका मन लगता रहेगा। यदि विषय वस्तु अरोचक है तो वो व्यक्ति अधिगम करने के लिए राजी ही नहीं होगा, सीखने की इच्छा नहीं होगा। यदि व्यक्ति अधिगम करने के लिए तैयार ही नहीं होगा तो अधिगम संभव नहीं है। दूसरा बेटा होता है परिपक्वता, मैच्योरिटी। याद रखिएगा, परिपक्वता भी अधिगम को प्रभावित करने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। आप जानते हैं मेरे प्यारे दोस्तों
कक्षा 5वीं के, कक्षा 8वीं के छात्र को आईएएस नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि वो आईएएस बनने के लिए परिपक्व नहीं है, आईएएस बनने के लिए मैच्योर नहीं है। ये बिंदु भी आप लोग याद रखिएगा। नंबर 6वां है वातावरण। वातावरण अधिगम को प्रभावित करने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। वातावरण, कोई भी व्यक्ति जिस वातावरण में रहेगा अधिगम उस प्रकार का होगा। यदि कोई व्यक्ति क्लेश में रहता है तो वहां पर अधिगम संभव नहीं होता है। वातावरण अधिगम को प्रभावित करने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। और आप लोगों ने देखा होगा कि अधिगम अगर सबसे ज्यादा किसी से प्रभावित होता है तो वो वातावरण से प्रभावित होता है। नंबर 7 है प्रेरणा या अभिप्रेरणा। कोई भी व्यक्ति अधिगम करने के लिए यदि सेल्फ मोटिवेट नहीं है, यदि वो अभिप्रेरित नहीं है, यदि उसके अंदर प्रेरणा नहीं है तो वो अधिगम नहीं कर सकता है। और नंबर 8 होता है व्यक्तित्व। व्यक्तित्व भी अधिगम को प्रभावित करता है। व्यक्ति किस व्यक्तित्व का है ये भी अधिगम को प्रभावित करेगा मेरे दोस्तों। तो अधिगम को प्रभावित करने वाले जितने भी कारक थे, हमने एक एक कारक के बारे में आपके साथ डिस्कशन किया है। इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे अधिगम को प्रभावित करने वाली विधियां। इसके बाद हम लोग बात करते हैं अधिगम की प्रभावशाली विधियां। अधिगम की कौन कौन सी प्रभावशाली शिक्षण विधियां हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो पहला विधि है कि करके सीखना। कहते हैं करत करत जब अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, और रस्सी यावत जात है शिल पर परत निशान। मेरे प्यारे दोस्तों, करके सीखना, कोई भी कार्य अगर आप करके सीखते हैं तो उससे अच्छा अधिगम कभी भी नहीं हो सकता है। दूसरा होता है निरीक्षण करके सीखना। निरीक्षण करके भी सीख सकते हो किसी विषय वस्तु का, किसी कार्य का। यदि आप निरीक्षण करके सीख रहे हो तो निरीक्षण करके भी सीखा जा सकता है। परीक्षण करके सीखना, आप लोगों ने देखा होगा कोई व्यक्ति एक्सपेरिमेंट करके भी बहुत सारा अधिगम कर सकता है। कहां पर त्रुटि है, हम अपने मिशन में क्यों कामयाब नहीं हुए हैं, ये आप परीक्षण करके जान सकते हैं। समूह सामूहिक गतिविधियों के द्वारा सीखना। मेरे प्यारे दोस्तों, सामूहिक गतिविधियों के माध्यम से भी हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं। समाज हमें बहुत कुछ सिखाता है, समूह हमें बहुत कुछ सिखाता है, लोगों की भीड़ हमें बहुत कुछ सिखाती है। ये भी अधिगम, इसके माध्यम से भी हम अधिगम कर सकते हैं। ये भी शिक्षण की एक प्रभावशाली शिक्षण विधि है। वाद विवाद के द्वारा सीखना। आप लोगों ने देखा होगा कि वाद विवाद के कारण, वाद विवाद से ही सत्य का जन्म होता है। वाद विवाद के कारण ही सत्य जन्म लेता है। डिबेट के द्वारा आप लोगों ने देखा होगा टीवी पर जो डिबेट आता है उसमें एक पार्टी वाला दूसरे पार्टी के ऊपर क्रिटिसाइज करता है। इससे क्या निकलता है मेरे प्यारे दोस्तों, इससे सत्य निकलता है। और इसके माध्यम से भी हम अधिगम कर सकते हैं। इसके बाद मिश्रित विधियों के द्वारा सीखना। हम मिश्रित विधियों के माध्यम से भी सीख सकते हैं। कार्यशाला में सीखना। आप लोगों ने देखा होगा कोई कोई व्यक्ति, बहुत सारे जो इंजीनियर्स होते हैं, बहुत सारे जो मिस्त्री होते हैं, वो वर्कशॉप में सीखते हैं, कार्यशाला विधि में सीखते हैं, वो कार्यशाला में सीखते हैं। अगला है कि खेल विधि के द्वारा सीखना। हम लोग खेल खेल में भी बहुत सारा अधिगम करते हैं, हम खेल खेल में भी सीखते हैं प्यारे दोस्तों। इसके बाद अनुकरण के द्वारा सीखना। आप लोगों ने देखा होगा अनुकरण के द्वारा सीखना संवेदी गामक अवस्था का बहुत ही महत्वपूर्ण अभिलक्षण है कि अनुकरण के द्वारा बालक सबसे ज्यादा कहाँ सीखता है मेरे प्यारे दोस्तों। तो अनुकरण के द्वारा बालक सबसे ज्यादा कहाँ सीखता है, तो संवेदी गामक अवस्था में सीखता है। इसके बाद प्रयास एवं त्रुटि के द्वारा सीखना। आप लोगों ने देखा होगा जब कोई छात्र गणित का अधिगम करता है, कोई छात्र एक्सपेरिमेंट करता है, तो वो किस विधि के द्वारा सीख रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, वो प्रयास एवं त्रुटि विधि के द्वारा सीख रहा है। और उम्मीद करते हैं कि आज का जो हमारा क्लास है वो बड़ा ही रोचक लगा होगा आप लोगों को। एक एक बिंदु बार हमने आपके साथ डिस्कशन किया है। आप लोगों से मेरे हाथ जोड़ करके यही विनती है, आप लोग हमारे जीएस ग्लोबल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कम से कम 2-2, 3-3 लोगों से, 4-4 लोगों से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कराइएगा। मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपके पास नई वीडियोज के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरीज है, आप सभी लोगों से मेरा आग्रह है आप मुझे कमेंट करके बताइए कि हमको क्या परेशानी है, मैं आपकी सारे परेशानियों को दूर करूंगा। ये मेरा वादा है। आप मेरी एक एक पोस्ट को
आप लाइक करिए, मेरे एक एक वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। इसी के साथ ही आज का जो वीडियो है वो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।